नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महासंवाद किया और महासंवाद के दौरान देहरादून में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। आपको बता दें कि यहां पर कई जगहों पर पीएम मोदी के महासंवाद कार्यक्रम को देखा गया, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कश्मीर हालात पर भी बात की। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि देश भर में करीब 15,000 जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना। इसी सिलसिले में देहरादून में भी बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना गया और कार्यकर्ताओं में जोश भी देखने को मिला। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर कार्यकर्ताओं से, आम जनता से किसी न किसी रूप में उनके संपर्क में रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं, जिससे कि क्षेत्र में कोई जो योजना या क्षेत्र में योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है, फिर किस प्रकार से योजनाएं संचालित हो रही हैं और साथ साथ में क्षेत्र की क्या समस्या हैं, क्षेत्र में क्या समस्या हैं, इसकी जानकारी उन्हें प्राप्त होती है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही, अगर हमारे पास एक माध्यम उपलब्ध है उसका सही प्रकार से उसका उपयोग हो सके, उसका लाभ जनता को मिल सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सुनने के बाद टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह का कहना है कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। टिहरी से लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी जी हमारे साथ है। मैम, आज ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये कार्यक्रम जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, बहुत अच्छा है। मोदी जी का जो विचार है, उनके जो लेटेस्ट जो विचार होंगे, उनके आगे जो बोलना वो चाह रहे होंगे, उसके लिए हम लोग सब यहाँ मिलकर सुनने के लिए आए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी और पूरा हिंदुस्तान में जगह जगह ये प्रोग्राम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है ये प्रोग्राम सब लोग अच्छी तरह से सुनकर समझकर आगे बढ़ेंगे। लोग इस संवाद से कैसे मोदी जी से जुड़ेंगे और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है लोकसभा चुनाव के, जिस तरह से? देखिए, अभी तो ऐसा है कि वो जो भी डायरेक्टली बात करना चाहते हैं उनको पहले से ही खबर करना पड़ता है। जिन्होंने खबर किया है वो लोग मोदी जी डायरेक्टली उन लोगों से बात करेंगे, वो पहले से ही देना पड़ता है। पांचों लोकसभा की चुनाव सीटों की बात करें तो क्या आंकड़े रहने वाले हैं, किस तरह से आप अपनी जीत को देखते हैं, सुनिश्चित करते हैं? हमारे बीजेपी का जीत होंगे, मुझे पूरा विश्वास है और पांचों सीट को आगे करने का मोदी जी का और सब लोगों का विचार है। तो माला राज्यलक्ष्मी जी का कहना है कि पांचों लोकसभा सीटों पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही राज होगा। कैमरा पर्सन नितिन कातवास के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। वहीं हरिद्वार में भी बीजेपी के इस कार्यक्रम को, पीएम मोदी के इस महासंवाद कार्यक्रम को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लाइव सुना। आपको हम बता दें कि यहां पर भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। हालांकि इस संवाद कार्यक्रम में हरिद्वार से किसी व्यक्ति ने पीएम से कोई सवाल नहीं पूछा। इस वजह से निराशा भी लोगों के अंदर नजर आई। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बेहद खुशी की बात है कि इस तरह से बीजेपी संगठन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहना चाहिए। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान कश्मीर के हालातों पर भी बोला। भारतीय सेना सक्षम है और पूरी तरह से तैयार है। देखिए, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह था, जोश था। व्यवस्थाएं की गई थी कि सवाल पूछने की, और चूंकि इतना बड़ा भारत है, जगह जगह पर कार्यक्रम की एक अपनी समय सीमा है। उस समय सीमा के अधीन जहाँ जहाँ कार्यक्रम, जहाँ जहाँ सवाल पूछे जा सकते थे, प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा सवाल पूछकर बहुत उत्साहजनक जवाब भी दिया। लेकिन चूंकि हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर आज यहाँ लोग एकत्रित थे, तो मुझे लगता है इस प्रकार का कार्यक्रम भविष्य में भी संगठन बनाएगा। देखिए, भारत की सेना में जो जज्बा है वो सब आप लोगों ने देखा है। किस तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान में जाकर के
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर के और जो आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस किया है, उससे न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के जो आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाली शक्तियां हैं उनके समझ में आ गया। वहीं नैनीताल की ऊंची चोटियों पर इन दिनों चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा था। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक ये भविष्यवाणी सटीक बैठती हुई नजर आई और कई जगहों पर पहाड़ियों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नैनीताल की ऊंची पहाड़ियों पर किस तरह से बर्फ की सफेद चादर बिछी पड़ी है। जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में भी मानो बर्फ का अंबार ही लगा हो। स्थानीय जनता जहां बर्फ से खुश है, वहीं कड़कड़ाती ठंड से भी परेशान है, क्योंकि इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जानवरों के लिए चारा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और भी सारी समस्याएं हैं जो कि बर्फबारी के चलते लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। वहीं बड़े वाहनों को छोड़कर लोग छोटी गाड़ियों से आवाजाही इस दौरान यहां पर कर रहे हैं। तो नैनीताल के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ इस वक्त नजर आ रही है। सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि जिस चीज का दीदार करने वो पहुंचे थे वो चीज उन्हें यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत फायदा होता है। क्या क्या इस साल तो बहुत ही गिर गई है जी। स्रोत बढ़ता है, फसल के लिए ठीक रहता है जी। जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। अगर परेशानी की बात करिए, ठंड बढ़ जाती है तो ठंडा में कितनी परेशानी होती है? ठंड में तो परेशानी होती है, बहुत होती है जी। लकड़ी की परेशानी होती है, आग नहीं मिलती है, गाय बच्चे के लिए परेशानी हो जाती है। परेशानी तो कुछ नहीं हुई है, रास्ते की दूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बर्फ की बात करें तो ये हमारे पहाड़ को कितना फायदा पहुंचाता है, खास तौर से खेती बाड़ी के लिए? खेती बाड़ी के लिए ठीक ही है, अभी तो नहीं है, अभी तो आलू लगाने का समय हो रहा है, कहाँ से ठीक है जी। थोड़ा प्रॉब्लम है ही जी, आलू नहीं लग रहे हैं। हम मौजूद हैं इस टाइम जनपद नैनीताल के धानाचूली में, जो तहसील धारी लगता है। और यहाँ पे अगर हम आप बर्फ का नज़ारा दिखाएं तो बर्फ से यहाँ की पहाड़ियाँ सराबोर हैं, चांदनी की चादर सी बिछी हुई है। जहाँ इस बर्फ की हम बात करते हैं तो आने वाले टाइम में इससे जो है खेती को फ़ायदा तो होगा ही। हालांकि इस बर्फ़ से जो इस टाइम आलू की पौध लगनी थी उसमें कुछ टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन इससे जो कीड़ा लग जाता है वो कीड़ा ख़त्म हो जाएगा और जल स्रोतों में भी इजाफा होगा। एम दानिश खान, तहलका इंडिया, हल्द्वानी। खबर अब सितारगंज से है। आगामी त्योहारों को देखते हुए सितारगंज में अमन चैन कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे, तो साथ ही कई वरिष्ठ समाज सेवी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको हम जानकारी दे दें कि आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर बैठक की गई। बैठक में लोगों का कहना था कि सितारगंज क्षेत्र हमेशा से ही शांतिपूर्वक क्षेत्र रहा है और आज तक सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर त्योहार मनाते आए हैं, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो या फिर मुस्लिमों का। हमेशा यहाँ पर भाईचारा रहा है। सिर्फ एक बार ही सितारगंज में कुछ मामला हुआ था, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों के द्वारा इस बात से निपटा गया। इसके अलावा कभी भी किसी त्योहार में किसी भी प्रकार का उपद्रव देखने को नहीं मिला। और इसी के साथ ही सीओ सितारगंज ने यह बैठक ली थी, जहां पर आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की गई। साल पहले हमारे यहाँ कावड़ के ज़माने में मतभेद हो गए थे आपस में, उसे दूर रखने के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हमने वायदा किया है कि हमारे यहाँ होली हो, संक्रांत हो या कावड़ का समय आए, हम लोग मिलजुल कर सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। और किसी तरह से भी कोई भी बात अगर होगी तो पहले हम लोग ही अपने आप शहर में अमन रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाहे वो चुनाव हो या कोई त्यौहार हो या और कोई मतलब सामाजिक कार्य, ये सिर्फ एक दो दोस्तों के बीच में आपस में ज़्यादा प्रेम होने की वजह से एक बार ये मामला बिगड़ गया था। लेकिन अब सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि आगे से ना तो हम ये कहेंगे कोई धर्म के मामले में, ना तो कोई किसी से मजाक करे, ना कोई कमेंट करे। आगामी होली का त्यौहार आने वाला है, 4 तारीख को महाशिवरात्रि होने वाली है और पुलवामा कांड के बाद जो देश में अजीब सा माहौल पैदा ना हो, इसके दृष्टिगत हमने आज ये अमन कमेटी बुलाई थी। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर गृह क्लेश के चलते एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रुड़की के मतलबपुर का है, जहां पर गृह क्लेश के चलते एक किशोरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। घटना के समय घर में केवल उसकी बहन मौजूद थी, जबकि उसकी मां खेतों में चारा लेने गई थी। बहन ने जब उसे फांसी पर लटकते हुए देखा तो शोर मचा दिया। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किशोरी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इस किशोरी को मृत घोषित किया। किशोरी ने फांसी क्यों लगाई है, इसकी पूरी जानकारी हालांकि नहीं मिल पाई। उसका कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि हो सकता है गृह क्लेश के चलते इस किशोरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। और वहीं अब खबर रुड़की से है। रुड़की के मंगलौर में युवकों की सरेआम पिटाई कर दी गई। आपको हम बता दें कि यहां पर कुछ युवक एक दुकान में सामान खरीदने गए थे, जहां पर इन युवकों की पिटाई कुछ लोगों के द्वारा की गई है। किसान नेता की दुकान बताई जा रही है, जहां पर सामान खरीदने कार सवार 4 युवक गए थे। जमकर मारपीट हुई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। आसपास के दुकानदारों ने आरोपी युवकों की घेराबंदी की तो सभी आरोपी अपनी कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए। गुस्साए दुकानदारों ने जमकर कार में भी तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कोतवाली लेकर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल मंगलौर हाईवे पर किसान नेता सुक्रमपाल की दुकान है, जहां पर सीट बेल्ट बदलवाने को लेकर मामूली कहासुनी 2 पक्षों में हो गई और जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसान नेता के पक्ष में स्थानीय व्यापारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कई घंटों के बाद दोनों पक्षों में समझौता करवाकर दोनों को वापस भेज दिया। गाड़ी में से उतर गए, कुछ सामान को अदला बदली के लेकर दुकानदार से बहस होगी, गाड़ी गलोच हुई तो ये कुछ सामान को उठा कर भागने की कोशिश में रहे। तो थोड़ा सा इस चक्कर में भीड़ इकट्ठी होगी कि हो सके कि बदमाश हो, तो इस चक्कर में थोड़ा भीड़ में पुलिस को कुछ डंडा वंडा कुछ मार दिया पब्लिक ने वहाँ से। बस ये और तो कोई मामला था नहीं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर एक और लगातार बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड के कई जगहों पर हो रही है। तो वहीं रुद्रप्रयाग वासियों के लिए एक और खबर है, यहां पर एक और बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग जल्द ही होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल कोटेश्वर अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है। आरटीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की टीम ने इन जगहों का भ्रमण किया है और लोकेशंस की रेकी की है। जल्द ही बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में रुद्रप्रयाग जनपद के कई सुंदर स्थल देखने को मिलेंगे। इसके लिए जिन जिन स्थानों को चयनित किया गया है वहां पर अप्रैल महीने में शूटिंग की जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी कई जगह ऐसी हैं जो कि बड़े पर्दे पर नजर आ चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से लगातार हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को उत्तराखंड की वादियां भा रही हैं, ये वाकई में एक सुखद खबर है। जहां एक तरफ उत्तराखंड के इन पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं रोजगार का सृजन भी हो सकता है। मुझे भी लगातार बॉलीवुड के जो मिस्टर मेहता हैं, जो यहाँ के जो शिखर कपूर के साथ को डायरेक्टर थे, वो भी मेरे को लगातार फ़ोन करते रहते हैं। अभी पिछले 3-4 दिन उनका भी फ़ोन आया था कि वो फिर से जो है किसी बड़े बैनर को लेकर के यहाँ पे फिल्मांकन करने के लिए आने वाले हैं। तो बार बार वो लोकेशन और इन सब चीज़ों की जो है जानकारी हमसे प्राप्त करते रहते हैं और मेरी शुभकामना है कि वो लोग आएँ और यहाँ पर जो है शूटिंग करें। बैनर का नाम है नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ पे लोकेशन रैकी के लिए आए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि फिल्में कम आती है, पर यहाँ पे लोग आए नहीं होंगे, उस तरीके से देखे नहीं होंगे। पर जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे करना चाहिए, काफ़ी शूटिंग करनी चाहिए। काफ़ी अच्छे लोकेशंस हैं, चारों तरफ हरियाली है, यहाँ के लोग बड़े ही कोऑपरेटिव है, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे। वहीं भगवानपुर में अवैध खनन पर राजस्व विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के तहत 7 वाहनों को सीज किया गया है। जी हां, सीज हुए वाहनों में 2 डंपर और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल है। दरअसल ये पूरा मामला भगवानपुर तहसील का है, जहां पर राजस्व विभाग को कुछ दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा बुग्गावाला से अवैध खनन सामग्री लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग की टीम ने खेड़ी सिकरोठा मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कि कई वाहन अवैध खनन में संलिप्त पाए गए, जिन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें सीज कर दिया गया, जिसको लेकर खनन माफियाओं में खलबली मची हुई है। नायब तहसीलदार ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई विभाग के द्वारा पहले भी की गई थी और अब भी की गई है। ट्रैक्टर है, 2 डंपर है और ये अवैध खनन से भरे हुए थे
पकड़ लिए गए। इनके जो है खाना भगवानपुर की स्थिति में दे दिए गए। इनके खिलाफ जो है खनन एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अब ये पहले भी होती रही है, आज भी है और आगे भी होती रहेगी। वहीं गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस ने कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, उस पर अब देहरादून में रह रहे कश्मीरी छात्रों के लिए मुख्यालय स्तर पर एसपी लॉ एंड ऑर्डर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में रह रहे छात्रों और नागरिकों पर हमला, धमकी और सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ऐसी घटनाओं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकता है और अगर इस तरह के मामलों में कोई पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आपको बता दें कि पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर। और एक और पहल उत्तराखंड पुलिस के द्वारा की गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक यहां पर नोडल अधिकारी मुख्यालय स्तर पर बनाया गया है एसपी लॉ एंड ऑर्डर को। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेशों को एडवाइजरी जारी किया था कि हर प्रदेश में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा संबंधित कोई मुद्दों को देखने हेतु एक नोडल अधिकारी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ एसपी लॉ एंड ऑर्डर जो ममता बोरा हैं, उनको ये नोडल वो जिम्मेदारी दी गई है। उनका टेलीफोन नंबर और ईमेल भी हमने आप लोगों से शेयर कर दिया, जिससे आप वो सब तक शेयर कर दें, मीडिया में आ जाएगा तो उनके पास चला जाए। अगर उनकी कोई भी समस्या है कश्मीरी छात्रों की तो वो इन नोडल अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं, उसका जिससे तत्काल निस्तारण हो सके। वहीं देहरादून में अपनी वेतन समेत कई संबंधित मांगों को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने सचिवालय कूच किया। सचिवालय कूच के दौरान पुलिस के साथ आशा कार्यकर्तियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको हम जानकारी दे दें कि अपनी कई मांगों को लेकर आशा कार्यकर्तियां पहले से लामबंद हैं। सचिवालय कूच करने के दौरान पुलिस ने आशाओं को सचिवालय के सभी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। आशा कार्यकर्तियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प यहां पर देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस के कहने पर आशाएं सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गई। आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि उनका मानदेय इतना कम है जिसमें परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2006 में उनका मानदेय 400 से 600 रुपये था, लेकिन 2019 तक मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हमारी मांगे यही है सरकार से, देखो जो हम रात दिन परिश्रम कर रहे हैं उसका हमें कोई भी इतना भुगतान नहीं मिल पा रहा। जगह जगह ऐसे टूट कर पैसे मिल रहे हैं, कुछ आते हैं कुछ बीच में रुक जाते हैं। हमारी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी सैलरी कर दी जाए, 18,000 का हमारा मानदेय उनको मंजूर करना पड़ेगा। देखो हमारी आशा, हम आज इतनी मेहनत से इतनी दूर दूर से आशाएं आई हुई हैं और आशा सरकार को हमारी बात पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारी यही बस प्रार्थना है उनसे। यहाँ पे आशा फैसिलिटेटर कार्यकर्ता संगठन का एक ज्ञापन जो है मुझे प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पे जो हूँ प्रशासन की तरफ से, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से तहसीलदार सदर इसको ज्ञापन को लेने प्रस्तुत हुआ हूँ। और एक ज्ञापन जो है भोजन माता कर्मचारी संघ उत्तराखंड का जो है यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ है। और एक ज्ञापन जो है यहाँ पे आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ती संगठन उत्तराखंड वालों का भी मुझे प्राप्त हुआ है। ये तीनों ज्ञापन मैं प्रशासन की तरफ से यहाँ पे इनके संज्ञान में वो करके इनके आदरपूर्वक लेके इनको शासन तक पहुँचाने का, हाँ आशा फैसिलिटेटर का भी, और ये तीनों ज्ञापन लाके मैं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए और ये गंतव्यों को प्रस्तुत करेंगे। और उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।